तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। टिहरी से बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वालों पर हमला किया है। आखिर इशारा किस ओर है, इस पर चर्चा करेंगे, इससे जवाब मांगेंगे। लेकिन उससे पहले आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान जी, भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जयसिंह रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, लाइव जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। जयसिंह रावत जी, सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले, आज के दौर में जब पहाड़ के मुद्दे हावी होने चाहिए, मुख्यमंत्री ने जो है स्टेज से जहां भी वो जाते हैं विकास की बातें कही हैं, कितना विकास इस प्रदेश में हुआ है, लेकिन आज जो उन्होंने बात कही है क्षेत्रवाद और जातिवाद की, जो बात कही है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, किस ओर इशारा समझते हैं? तो संपर्क यहां पर टूट गया है। सत्यवीर जी, आपके पास आऊंगी। शॉर्ट में पहले वक्तव्य आपसे चाहूंगी, आखिर इशारा किस ओर, जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति कौन कर रहा है इस प्रदेश में? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसकी तो जन्म देने वाली कांग्रेस ही है। आप देख लीजिए, इस उत्तराखंड को चाहे पठार या पहाड़ में बांटना हो, ठाकुर ब्राह्मण में बांटना हो, एससी और अन्य उसमें बांटना हो, वो तो किसी से छुपा नहीं, जग जाहिर है। हमने तो उत्तराखंड को समग्र विकास में कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके तमाम रिपोर्टें आपके सामने हैं, किसी से छुपी नहीं है। भारत सरकार की तमाम रिपोर्टें आ गई है। हिमालयन राज्यों में आप उठा के देख लीजिए, चाहे सामान्य रोजगार में उत्तराखंड नंबर 1 है। आप अगर उठा के देख ले, चाहे अभी कैग की जो रिपोर्ट आई है, पहली बार हमारा राजस्व घाटा कम हुआ है। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि हमारा राजस्व बढ़ा है, वो भी प्रकाशित हुआ है। और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में आपने देखा होगा तमाम ऐसी जो कुरीतियां थी, उस कुरीतियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और विगत 7 वर्षों में हमारी भाजपा की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। तमाम वो फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में तो हुए, अन्य प्रदेशों में भी उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा रहा है। देश भर में चर्चाओं का विषय भी है, सार्थक चर्चा उस पर हो रही है। हमने जब से कमान उत्तराखंड में संभाली है, तब से यहाँ प्रदेश के जिन जिन क्षेत्रों में जो जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। आप उत्तराखंड को देख लीजिए कि जब कांग्रेस ने उत्तराखंड हमारे पास छोड़ा तो किस स्थिति में उत्तराखंड था, भीख मांगने की स्थिति में उत्तराखंड उस समय स्थिति थी। आज उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे जीडीपी उठा लीजिए उत्तराखंड की, जीएसटी के मामले में उठा लीजिए, जिसको कि कांग्रेस गब्बर सिंह टैक्स कहती थी, और ये कहा जाता था कि वे जो छोटे प्रदेश है जीएसटी लागू होने से ये तहस नहस हो जाएंगे। अब जब आंकड़े आ रहे हैं, आप देख लीजिए कि नेशनल एवरेज से भी हम उत्तराखंड आगे निकल रहा है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, रोजगार की दृष्टि से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में वो उपलब्धि उत्तराखंड में आज भाजपा सरकार ने स्थापित की है, जो अपने आप में तमाम रिपोर्टें जो भारत सरकार की आ रही है सतत विकास में देख लीजिए। मैं कई बार कहता हूं कि हमारा जो राज्य है, अगर इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो 86% भूभाग हमारा पहाड़ का है और 14% भूभाग हमारा पठार का पड़ता है। हमारे पास कोई भी समुद्री एरिया नहीं है, समुद्र को हम कवर करते हो। मैं इसलिए कहता हूं कि जो समुद्र से लगते हुए राज्य है उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मिलता है, उनका अर्थतंत्र एक मजबूत होता है। उसके बाद भी हमने जैसे जितने भी समुद्री एरिया से लगते हुए राज्य है या पूरे भारत के जितने भी राज्य है उनको पीछे छोड़ा, हमने सतत विकास में आगे निकाला। ये दिखाता है कि हमारी विगत 7 वर्षों में जो नीतियां थी, आप उठा के देख लीजिए कांग्रेस के समय में किस मुकाम पे था और आज के समय में किस मुकाम पे उत्तराखंड पहुंचा है। इसी का आज मुख्यमंत्री जी ने एक थोड़ा सा वहां पर जब कार्यक्रम में थे उसको परिदृश्य दिखाने का काम किया मुख्यमंत्री जी ने वहां पर। और आगे आने वाले समय भी जो हमारा रोड मैप तय है, आपसे स्पष्ट रूप से दिखेगा कि उत्तराखंड जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में और विकास की और तेज गति पकड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार का हमारे प्रति समाज से या उत्तराखंड से प्रश्न नहीं उठा कि जो हमने नीतियां लागू की है उसके विरोध में अभी तक एक भी स्वर उत्पन्न नहीं हुआ है। वो दिखाता है कि जब जनता की अदालत में 5 वर्ष के बाद जाते हैं, अगर आपने उनके प्रति काम किया है, अपने एजेंडे पे रहे हो या घोषणा पत्र में, या हमारा तो दृष्टि पत्र है उसके, अगर उस पे रहे हो तो आपको दोबारा सत्ता में आने का लाभ मिलता है। और वास्तव में ये उत्तराखंड के जो परिपाटी है उसको बदलने का काम भी किया हमारी उत्तराखंड की जनता ने। गिरिराज जी, नाम तो नहीं लिया लेकिन इससे समझ में जरूर आता है कि इशारा मुख्यमंत्री का किस तरफ है। आखिर ऐसा क्यों कहा मुख्यमंत्री ने? देखिए दिव्यदर्शनी जी, अभी जब मैं सीएम साहब का भाषण सुन रहा था तो संपूर्ण भाषण जो उनका है वो झूठ का पुलिंदा है। सुन लीजिएगा, जहां तक सवाल आपने अभी क्षेत्रवाद जातिवाद जो आज चल रहा है, जो उन्होंने वाकई शब्दों का इस्तेमाल किया, ध्रुवीकरण की राजनीति दिव्यदर्शनी जी एक कॉमन मैन भी जानता है, पूरे हिंदुस्तान का कॉमन मैन जानता है
कि ध्रुवीकरण की अगर राजनीति को किसी पनपाने का किसी ने काम किया, किसी पार्टी ने, तो भाजपा ने किया। ये लोग इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, जातिवाद से लेके क्षेत्रवाद से लेके, अगर ये बातें रखी जा रही हैं तो स्वयं के लिए रखी है उन्होंने, सीएम साहब ने, मान के चलिए आप। हम लोग इस निष्कर्ष पे कांग्रेस पार्टी पहुंची है जी। दूसरी चीज, आज जो जितने विकास गिनवा रहे थे देवीदर्शनी जी, अगर पर्वतीय क्षेत्र को हम लेके चले तो आज विकास शून्य की स्थिति में संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र है। सुन लीजिएगा, संवेदनशीलता सरकार की खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। 3 मुद्दे जो इससे पहले अभी डिबेट में पार्टिसिपेशन होता था, 4 धाम पे आप फेल्योर रहे पूरी तरह से। जब क्राउड बढ़ा, जब भीड़ बढ़ी वाकई, तो परेशानी की मुद्रा में जब श्रद्धालु आए तो आप लोग लास्ट मोमेंट में अलर्ट होते हैं। धू के जंगल जल गए, वनाग्नि जो हमारी थी उसमें धू के जंगल जले, पेड़ जले, करोड़ों उसमें पेड़ जल गए, वाइल्ड लाइफ स्वाहा हो गई। आज जो स्थितियां हैं आपके पास, विकास के नाम पे जो विकास 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 आप किए जा रहे हैं, स्टेट प्लान से एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो पर्वतीय क्षेत्र में इंप्लीमेंटेशन की तरफ गया हो। इन 7 वर्षों की बात कर रहा हूं दिव्यदर्शनी जी। ठीक। विपणन की जो स्थिति है, सुनिएगा, विपणन की जो अभी बात की उन्होंने, एक बात विपणन की रखी उन्होंने कि कोई बोर्ड उन्होंने बनाया, जो भी स्थितियां अभी बता रहे हो कि साहब हम लोग इस तरफ काम कर रहे हैं। विपणन के हाल ये है, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे। 12 और 17 के बीच में दिव्यदर्शनी जी, हरीश रावत जी सीएम थे। एक वाकया छोटा सा मैं रख रहा हूं आपके बीच में, मंडवे के, झंगोरे के और दालों के, पहाड़ी दालों के हम लोगों ने खरीद मूल्य तय किए थे। सुन लीजिएगा, डीएम हरिश्चंद्र भट्ट जी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, 12 और 17 के बीच में पौड़ी में। एक दिन टेलीफोनिक मेरी उनसे बात होती है, वो कहते हैं हिंदुआन जी, मैंने जितने भी ब्लॉक हैं पौड़ी जिले में, सब लोगों से 500 कुंटल मंडवा, 500 कुंटल झंगोरा मैंने इकट्ठा करवाया ब्लॉक स्तर पे, और पौड़ी में सारा इकट्ठा हुआ है। इंदिरा अम्मा भोजनालय जो हमारे टाइम पे जो चला था एक जो है, उसमें उन्होंने उसको, और वाकई उसकी जो व्यवस्थाएं की थी, जो आज विपणन पे बात कर रहे हैं कि आज वाकई जो स्थितियां हैं, सतपुली के पास एक गांव है, सुनिए, मैं तो प्रैक्टिकल बात करूंगा ना, मैं जाता हूं गांव, डिस्कशन में आगे जाऊंगी, लेकिन पहले सबका वक्त एक सेंटेंस दिव्यदर्शनी जी, छोटा सा, अभी 2 मिनट मिले हैं मुझे। एक गांव है वहां पे डंडा, सुनिएगा, मैं वहां पे जाता हूं एक कार्यक्रम में, वो चचिंडे और वहां पे जो पहाड़ी जो हमारी तोरियां होती हैं, वो लगी हुई, लौकियां लगी हुई है, वो मुझसे कहते हैं कि सतपुली बाजार में जब हम, हिंदुआन जी, जब मैंने पूछा यार इतना सारा आपके पास सब्जियां हैं, आप लोग यार कम से कम इनको, इसका दोहन जो है, इसको बिक्री भी तो करो, आप कट्टों में भर के दे रहे हो जो मेहमान आपके पास आ रहे हैं, जबरदस्ती आप दे रहे हैं। तो आप स्वयं सोचिए, वो कहते हैं कि जो मार्केट में जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है सतपुली में, वो 10 रुपए किलो हमसे, जब हम कोई सामान लेके जाते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, तो 10 रुपए किलो तोरी मांगता है, और उसके बाद बेचता उसको 40 रुपए किलो है। अब स्वयं सोचिएगा, अगर स्थितियां विपणन की सही होती, अगर सरकार की कोई पॉलिसी होती, कोई खरीद मूल्य तय होते और व्यवस्थाएं सही होती, चाक चौबंद होती, तो वो सब्जियां जो है कोटद्वार भी पहुंच सकती थी, देहरादून, हरिद्वार भी पहुंच सकती थी। लेकिन फोकस नहीं है। आपने, सरकार ने अभी तक कोई इनकम ऑफ सोर्सेज इस तरह से रेज नहीं किए हैं, चाहे बात विलेज टूरिज्म की होती है, हॉर्टिकल्चर की होती है। हिमाचल को आपको एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए, यशवंत सिंह परमार को सामने रख के आपको उस मॉडल, उसको मॉडल मानना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। कुछ नहीं है, भाषणबाजी केवल हो रही है कि साहब हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए। शांति प्रसाद भट्ट जी, जातिवाद और क्षेत्रवाद की बात हो रही है, तो क्षेत्रवाद का आरोप तो सीधे सीधे क्षेत्रीय दल पे यानी कि यूकेडी पे कहा जा सकता है। अगर आप पूरे भाषण का लब्बो लबाब समझेंगे तो उन्होंने खुद महसूस करा दिया कि देवभूमि अब दूसरों के हाथों में दे दिया जाएगा। वो कैसे? देखो, मंदिर में मंदिर की भाषा बोलनी चाहिए, मगर जब राजनीति और कूटनीति राज्य को तबाह करने की हो तो जवाब में बात आ ही जाती है। उन्होंने कहा जातिवाद, यानी कि स्वीकार लिया कि उनकी पार्टी में कहीं ना कहीं जातिगत जहर है, तभी सीएम साहब को जो है वो पीड़ा मंदिर में निकल आई। दूसरी बात उन्होंने कहा देश का कोई भी नागरिक अब उत्तराखंड के अंदर सुरक्षित रहेगा, उसके अधिकार संपन्न रहेंगे, एक कानून, समान कानून उसको लागू होगा, यानी कि यूसीसी का मतलब 1 साल के बाद वो यहाँ का अस्थाई, 1 साल के बाद अस्थाई का मतलब वो यहाँ का मूल नागरिक हो गया, उसके बाद सारे अधिकार उसके भी संपन्न, उसके बाद वोट का अधिकार से लेकर हर तरह के अधिकार उसको मिल जाएंगे। तो जिनके लिए राज्य मांगा उनका क्या होगा? तीसरी बात, विधानसभा के अंदर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं
कि धरती में जिसने जन्म लिया है तो धरती का प्यार बाहर आ जा सकता है। दिव्या जी, मैं वो बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, सीएम साहब सुन लेना आप भी, कि गैरसैंण के अंदर सत्र चलता है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ पर जो है ओबीसी आरक्षण को सदन में पास कराने के लिए आमादा होते हैं कि निकाय चुनाव में पार्षद पासवान बनेगा, यादव बनेगा ओबीसी का। हमने तो नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी तुम षड्यंत्र कर रहे हो। वहां पर मुन्ना सिंह चौहान चिल्ला पड़े कि मैं भले ही भाजपा में हूं, मैं पहाड़ियों का हक छीनने नहीं दूंगा। वो मुन्ना सिंह जी बोले, उसके तुरंत बाद आंदोलनकारी धर्मपुर के विधायक चमोली जी भी कूद पड़े कि मैं भाजपा बाद में हूं, पहले राज्य आंदोलनकारी हूं। ये राज्य ही 27% आरक्षण के विरोध में सड़कों पे आंदोलन करके बना है। यदि पासवान, यादव, अन्य राज्य के लोगों को यहाँ आरक्षण के देकर यहाँ पर नेता बनाने का प्रयास करोगे तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी बख्शेंगे नहीं आपको, आपको डोईवाला में सीमित कर देंगे। तब क्या हुआ, बैकफुट पर आए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे ना कि मैंने इस चाक चौबंद कर दिया, ये बताने के लिए काफी है कि यूसीसी की आड़ में उत्तराखंडियत पर बहुत बड़ा खतरा भाजपा ने पैदा कर दिया है। और दबी जवान में विनोद चमोली, तमाम वो पहाड़ी नेता इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना संसाधन सुरक्षित हैं। और धामी जी इतने डरे हुए हैं कि बताइए, मंदिर में ऐसा भाषण देगा, ये बताता है कि ज्यादा दिन की गद्दी नहीं है, बहुत जल्दी इन्हीं के लोग इनकी टांग खींचेंगे। वो बौखलाहट उनकी मुझे वहां उस भाषण में दिखी है। ठीक है, जय सिंह रावत जी, सर आपका एनालिसिस क्या कहता है? खुद मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ गया कि अब लोगों को सजग होना चाहिए ऐसे लोगों से जो जातिवाद कर रहे हैं, क्षेत्रवाद कर रहे हैं। आखिर ऐसे समय पर जब वो विकास गिना रहे हैं, इन बातों का जिक्र करने का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी सरकार है कुछ न कुछ काम तो करती ही है और हर सरकार अपने कामों का बखान करती है। कोई धामी जी पहले मुख्यमंत्री नहीं है कि जो कह रहे होंगे साहब मेरी सरकार में अच्छा काम नहीं किया। जितने भी आए सब ने किया, कोई अपनी विफलताओं को कोई नहीं बताता, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो, किसी की हो। और करना भी चाहिए, अपनी सरकार काम कर रहे हैं तो वो। और मैं समझता हूँ कि है, ऐसा नहीं कि इनकी उपलब्धियां नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल आपने इसका जो बोला क्षेत्रवाद, जातिवाद का, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक बोला उन्होंने क्योंकि असली मुद्दों को आप जो सरकार के जो असली मुद्दे होते हैं, सरकार की जो अपेक्षाएं होती है, क्षेत्र की जो प्रदेश की जो या देश की या समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं ताकि आप असली मुद्दों पर ना आए। तो चाहे ये तो बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ठीक बोला धामी जी ने, लेकिन उसमें एक चीज और बोलनी चाहिए, जो धर्म के नाम पर भी उतना ही डेंजरस है। आप किसी को मजहब के नाम पर बांटो तो वोट लो, या जात के नाम पर बांटो वोट लो, ये डेंजरस है। उन्होंने ठीक बोला है, लेकिन ये सवाल केवल आज से नहीं होता, ये शुरू से हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में होता था, यहाँ तो शुरू से ही हो रहा है। उत्तराखंड में स्वामी जी क्यों गए, उसके बाद जितने मुख्यमंत्री गए क्यों गए, और क्यों गए, किसने उनको अलग किया? भाई रूलिंग पार्टी को जो मुख्यमंत्री थे उनको विपक्ष ने तो नहीं गिराया। हरीश रावत जी की सरकार लेटेस्ट जो गिरी भी है वो किसने किया? उनके अपने लोगों ने, जो 9 विधायकों ने गिराई। किसी का भी बोलो, आप स्वामी जी का बोलो, आपका विजय बहुगुणा का बोलो, आप खंडूड़ी जी का बोलो, निशंक जी का बोलो, त्रिवेंद्र जी का बोलो, जिसका बोलो। और आज की बात, दूसरी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपने ये कहा कि विपक्ष के लिए बोल रही है, कि क्या नैरेटिव आपने डाल दिया? आप इसका मतलब सोशल मीडिया नहीं पढ़ रहे हैं आप? क्या आ रहा है रोज, क्या आ रहा है? कल ही क्या कहते हैं, ये क्या बोल गए त्रिवेंद्र जी कानून व्यवस्था के बारे में? उसके बाद वो निर्दलीय विधायक ने क्या बोला कि 500 करोड़ का। उसके बाद किसी से बोलो, आज फिर वही बात, वही जहर आ रहा है। गढ़वाल कुमाऊं की बात आ रही है, वही बात हो रहा है, ठाकुर ब्राह्मण की बात आ रही है, पहाड़ मैदान की बात आ रही है। क्योंकि कुर्सी गिराने के लिए, किसी की सरकार गिराने के लिए इस तरह से बात हो रही। हम किसी बीजेपी वाले से पूछो, हमारे जितने मित्र हैं, हम पूछते हैं उनको,
सब सीनियर लीडर से पूछते हैं। गढ़वाल के लोग कुछ और बोलते हैं, कुमाऊं के लोग कुछ और बोलते हैं। वो कहते हैं नहीं ये सब कुमाऊं का हो रहा है। अरे कुमाऊं क्या हो रहा है? कर रहे हैं, सभी चीज कर रहे हैं। उसको जानबूझ के गढ़वाल कुमाऊं में खाई के लट्टे डाल लो और आप धामी जी की सरकार गिराओगे, लेकिन माहौल तो हमारे उत्तराखंड का खराब हो रहा है। बिल्कुल, असली मुद्दे तो वहां के जा रहे हैं जी। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, लेकिन क्या किया जाए? आप सर ये कहते नहीं ये ऐसा हमाम है, सब एक जैसे हैं उसमें। ये नहीं कह सकते ये पार्टी साफ है दूसरी पार्टी साफ है। ये भाई हमारा बैठे हुए हैं शांति जी, इतना एक्टिविस्ट है, इतने तो जुझारू हारने के बाद में लगे रहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए। कितने वोट मिलते हैं? बिल्कुल आएंगे सर इस डिस्कशन में वापस, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे कि इशारा आखिर किस ओर है और कितना सही आज के वक्त में ये सब बातें जो हैं जनता के सामने उठाना है। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत ये है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के दिए गए उस बयान पर जिसमें कहा गया कि लोगों को अब सजग रहने की जरूरत है। उन लोगों से जो जातिवाद की बात करते हैं, जो क्षेत्रवाद की बात करते हैं और जनता अब समझदार हो चुकी है, वो ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। आखिर किस ओर इशारा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। 24 साल होने को हमारे राज्य को गठन हुए और आज भी यही तमाम बातें जो पहले हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये राज्य बना था कि विकास होगा। विकास तो अपनी जगह ऐसा लग रहा है सेकेंडरी है। अब ये ज्यादा बातें चाहे विपक्ष की तरफ से हो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से हो। देखिए दिव्या जी, हम यही तो बात जनता के बीच में बोलते हैं कि जिस अवधारणा के लिए इस राज्य को मांगा गया था उस पर पलीता लगा कौन रहा है? सत्ता में बैठा सत्ताधीश व्यक्ति जिम्मेदार पद पर बैठकर यदि खुद ही स्वीकार रहा है कि राज्य में जातिवाद हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन तुम्हारी सरकार गिरा रहा है? तुम्हारा ही आदमी है। कहने का मतलब है दिव्या, उत्तराखंड की तासीर में देश है और उसका उदाहरण कितना दें हम।
हमारे 42 मरे, कोई एक उदाहरण बता दीजिए किसी यादव को हमने कभी थप्पड़ मारा हो या किसी पासवान को। हमने कहा भारत का नागरिक है, सरकार सत्ता में षड्यंत्र करती है, उसका जवाब हम लोकतांत्रिक तरीके से देंगे, मगर भारत के नागरिक को उत्तराखंड की परिधि में रहने से कोई रोक नहीं सकता, हम उनके रक्षक भी रहेंगे। हमने तो कभी किसी को नहीं मारा, हमने तो कभी जातिवाद, कभी क्षेत्रवाद उस तरह का नहीं किया। मगर यदि क्षेत्र विशेष के विकास की बात यदि हम कर रहे हैं, अगर ये क्षेत्रवाद है तो यस, हम उसके लिए तैयार हैं, हमेशा रहेंगे। मगर राष्ट्र विकास के नाम पर तुम सोना चांदी बेच दो, तुम जंगल बेच दो, जमीन बेच दो, भ्रष्टों को पदों पे बैठा दो, अगर ये राष्ट्रवाद है तो ऐसे राष्ट्रवाद का खुला विरोध हम करेंगे। ये हमारी तासीर में है, आखिर देश सबका है। अब आ जाइए दिव्या, जिस मुख्यमंत्री को ये ना पता हो कि उसका निर्दलीय विधायक उसका पलीता लगा रहा है विधानसभा में कि तुम्हारी सरकार 500 करोड़ में गिर रही है, और वो मुख्यमंत्री इतना लाचार, वो डीजीपी पे कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा। समझ रही हो ना कि ये सारी गड़बड़ कहां से है? घर में सिर फुटअव्वल और आरोप दूसरों पे, और जिस आधार पर आप राजनीति करते हो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्षेत्रवाद गलत लग रहा है तो किसी को धर्मवाद भी गलत लगता है। अगर आप देश के अंदर हो, सत्ता पे बैठे हो, तो समान दृष्टिकोण से विकास की बात करो। आप नौकरियों में जिस तरीके से भाजपा वालों को चिपका रहे हो बड़े बड़े पदों पर, क्या जनता जान नहीं रही है? अनपढ़ जाहिलों को आपने बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया, ये दुनिया देख नहीं रही है? जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, उन आंकड़ों से हटकर यदि आप ये बात करते कि इस देश में ये छोटा राज्य है और जितनी तेजी से ये कर्ज की गर्त में चला गया, इसमें कब ब्रेक लगेगा, आप ये बताने को तैयार नहीं हो, तो दिव्या जी, ये जो दर्द धामी जी बोल रहे हैं, दर्द है सत्ता जाने का, क्योंकि इनके 32-33 विधायक इनसे नाराज हैं, और धामी जी इतने घबराए हुए हैं कि वो अपने कैबिनेट का कोरम तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप खुद अपने आप को जो है नाकाम साबित कर रहे हो, जब आपसे अपनी कैबिनेट नहीं बन पा रही है, जब आपसे अपने अधिकारी कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं, जब आपको अपनी विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार की किरकिरी आप देख रहे हो, उस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है दूसरों पे आरोप लगाओ। समाज में कोई जहर फैलाना है तो यूसीसी ले आओ। अरे धामी जी, 13 साल आपकी सत्ता हो गई, 14वें वर्ष में आप चल रहे हो, आप 4 काम बता नहीं पा रहे हो। कभी आप कहते हो हम उत्तराखंड में जो है लाखों करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, 1 रुपए का इन्वेस्ट आप करवा नहीं पा रहे हो। हाँ, इन्वेस्टर सिमिट कराकर संपत्तियां बेचने में नंबर 1 हो, इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और जिस दिन ये सच्चाई खुलेगी, भाजपा का एक नेता भी जो है सरकारी धन के दुरुपयोग में बचेगा नहीं। जो करनी है वो भुगतोगे जरूर। सत्यवीर जी, यहाँ पर एक बात और निकल के आई कि आप क्षेत्रवाद की तो बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन धर्मवाद की बात कौन करेगा, जिसका दंश बहुत लोग झेल रहे हैं, उसकी भी तो जिक्र होना चाहिए। उस पर भी अगर जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए तो धर्मवाद की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति पे, कभी भी किसी प्रकार की राजनीति कभी नहीं की। आप कोई एक भी उदाहरण देखने को नहीं। लेकिन सदन के अंदर क्या हुआ, आरक्षण के मुद्दे पर आप ही लोगों के मंत्रियों को बोलना पड़ा ना, विधायकों को बोलना पड़ा। वो तो दिव्या दर्शनी जी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया में रहकर तो सारा कार्य करना पड़ेगा। अगर उदाहरण के तौर पर अगर ये एक सेकंड रुक जाओ ना, संविधान में पासवान को मजबूत करना है। भारत का प्रत्येक मेरी भावना ये कहती है, मेरी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, भारत का हर व्यक्ति मजबूत होना चाहिए। यहाँ पासवान को आरक्षण दो। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, बोलिए पासवान को आरक्षण देना है क्या? मैं आपके पीछे नहीं बोला, आप सुन लीजिए, मैंने आपका प्रश्न 10 मिनट तक सुन लिया, वही प्रश्न आप ही रिपीट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, संवैधानिक दृष्टि से कोई बाहर नहीं जा सकता। कोई गया भी है अगर पहली बात संवैधानिक दृष्टि से, वो कांग्रेस पार्टी गई है। वो तमाम देख लीजिए कितने अमेंडमेंट उन्होंने, संशोधन कितने प्रकार के उन्होंने किया है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहता है, प्रियम्बल कांट बी चेंज, प्रियम्बल को पहली बार चेंज किया गया, मतलब प्रस्तावना जो हमारी उसकी है क्या संविधान की, वो कांग्रेस ने पहली बार चाहिए। केशवानंद भारती केस पहली बार केरल से राइज होता है। तो मैं उन विषय में नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ जो संविधान के दायरे में जितना भी होगा वो संविधान के दायरे में होगा। संविधान से बाहर तो हम नहीं जा सकते। कोई भी विधायक संविधान से बाहर नहीं है, कोई भी
जनप्रतिनिधि संविधान से बाहर है नहीं, आम नागरिक भी संविधान से बाहर नहीं है, तो फिर तो बड़े वरिष्ठ विधायक इस बात पर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं सर? अगर सब संवैधानिक है, ठीक है सत्यवीर जी, अगर सब संवैधानिक है, आपकी पार्टी संविधान के हिसाब से चलती है, कोई असंवैधानिक नहीं हो रहा, तो आपके विधायकों को क्यों आवाज उठानी पड़ी सदन में इस बात पर, आरक्षण की बात पर, परिसीमन की जब बात की गई तब क्यों आवाज उठी? ये तो संविधान के तहत ही किया उन्होंने, उसी के विधानसभा के पटल पर तो उठाया उन्होंने आवाज को। लोकतंत्र में सबको अधिकार है आवाज उठाने का। अब चर्चा किस पे हो रही है? मुझे प्रसन्नता होती है इस बात की, चर्चा भी हमारे विधायकों पे हो रही है। क्या उस सदन के अंदर क्या कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था? एक विधायक का किसी का नाम नहीं आ रहा। हाँ, एक विधायक का जरूर नाम आ रहा है, हरीश धामी का नाम बहुत जरूर आ रहा है कि जब आधा घंटा हमारी सरकार उनको बोलने के लिए देती है आपदा पे कि आप कोई सा भी प्रश्न उठाइए, किसी भी प्रकार का प्रश्न उठाइए, आप जिस क्षेत्र से भी हो उस क्षेत्र से प्रश्न उठाइए, चाहे पहाड़ से हो, चाहे पठार से हो, चाहे जहां से भी हो, मगर आप देखिए कि विपक्ष के नेता ने ही उनको समय नहीं दिया। अब हमारे ऊपर प्रश्न लगाते कि हमें समय देता, हम तो हर जगह उनको समय देते हैं जहां भी जिन राज्यों में हम के शासित है। एक बात उन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि हिमाचल के मॉडल को हमको अडॉप्ट करना चाहिए। मान्यवर जी, कल का मुख्यमंत्री का बयान उठा के देख लीजिए आप हिमाचल के, उन्होंने कहा कि हम दिवालियापन के कागार पर खड़े हैं। अगर और हमसे कितने पहले राज्य बन चुका वो, और नवोदित राज्य है जी। मैंने कहा कि हमको क्या कटोरे में भीख मांगता और उत्तराखंड दिया जब हमारी सरकार बनी 2017 में। आज देख लीजिए हम सतत विकास में सबसे आगे लगे। तो मान्यवर जी, जहां जहां कांग्रेस जाती है, जहां सरकार एक सेकंड सत्यवीर जी, ये गलत है ना? फिर बोले ना, एक सेकंड, मैं कह रहा हूं मैं काउंटर सिर्फ एक चीज में कर रही हूँ, लूट और क्या 2017 से पहले सिर्फ उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार कभी रही नहीं? जबकि यहाँ पर मैं बताता हूं, उससे पहले भी हमने मजबूत करके दिया। मैं बताता हूं, एक ये आपको बताता हूं, 2017 से जब 2012 में सरकार आती है, 2012 से आपने 10 मिनट तक बोला, अब आपको समय बाद मिलेगा। हाँ, जब 2012 से पहले जब हमारी, अभी तो मैं आपके मूल प्रश्न पर नहीं आया हूं, किसानी वाला। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, किसान परिवार से, और इन्होंने कहा कि किसानों को, अरे मैं अभी बताता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था उस समय। अब सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया था, सुन लीजिए। मैं बताता हूं, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। 15 तरह की फसलें हम भी उगाते हैं, अदरक की फसलें, मंडुए की फसलें, जंगोरा की फसलें, राजमा की 4 तरह की फसलें हम करते हैं, टमाटर की फसलें हम 4 तरह की करते हैं, शिमला मिर्च की हम करते हैं, हरी मिर्च की हम करते हैं, और मक्का की हम कई तरह की फसलें करते हैं, अदरक हम लगाते हैं, अरबी हम लगाते हैं, तमाम तरह की फसलें कहते हैं। हमें तो वाजिब रेट मिल रहा है, अब हर किसान को वाजिब रेट मिला। अगर उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थिति होती, और हमारा माल यही नहीं, उत्तराखंड से लेके हरियाणा के पानीपत, गाजियाबाद में, दिल्ली तक हमारा माल जा रहा है, और A1 क्वालिटी का ऑर्गेनिक माल जा रहा है, और पूर्ण दाम मिल रहा है। और एक बताता हूं मैं आपको, इस उत्तराखंड में बागवानी का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारी सरकार ने, चाहे एप्पल मिशन हो, चाहे कीवी मिशन हो, कीवी मिशन में 5 जिले लिया, उत्तरकाशी, आपका ये चमोली का जिला लिया, आपका पिथौरागढ़ लिया, आपका अल्मोड़ा लिया है, आप ये तमाम ये है, और एप्पल मिशन ने पूरे उत्तराखंड को कवर किया है जहां हो सकता है। हमारी सरकार ने जिस क्षेत्र में जितना स्कोप है उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उत्तराखंड में किसान सबसे ज्यादा खुशहाल है, और यही नहीं, उनको ब्याज मुक्त ऋण उनको दिया जा रहा है। आज का किसान उत्तराखंड में देख लीजिए, और उस समय का किसान उत्तराखंड में देख लीजिए। आज के मुख्यमंत्री की जो साख है और उस समय के मुख्यमंत्री की साख देख लीजिए, कितना आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाएगा। और एक जातिगत में मैं बात बताना चाहूंगा, अभी 3 राज्यों में इनकी सरकार है, 3 राज्य बार बार कह रहे कि जातिगत जनगणना करो, जातिगत जनगणना करो। 3 राज्यों में सरकार है, वहां क्यों नहीं कराते? तेलंगाना में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार, हिमाचल में इनकी सरकार है। केवल मीडिया के सामने किस प्रकार से उपद्रव खड़ा करना है, वो केवल इनका मकसद है। इनका मकसद ये नहीं है कि उत्तराखंड कैसे मजबूत हो, कहीं रचनात्मक विपक्ष नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा सत्यवीर जी के सवाल का, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए पहले। आप लोग कहते हैं ये बीजेपी की देन है, लेकिन जो जाति जनगणना के जिक्र कर रहे हैं वो भी तो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, फिर वो क्या है? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिए। सुनिएगा, अब मैं अपनी बात रखूंगा ना दिव्यदर, सुनिए अगर मुझे बात रखनी है अभी फिलहाल, पहले आप मुझे सुनिएगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है वो लगभग कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा इन 24 वर्षों में, उस कार्यकाल में कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। 2 और 7 के बीच में कई डिबेट्स में बात आती है। पंडित नारायण दत्त तिवाड़ी जी जो मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, एक विजनरी नेता थे। उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया। इसको एक कॉमन मैन भी जानता है उत्तराखंड का कि पूरा सिडकुल उनकी देन है, पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनियां जितनी भी हैं, पूरे रोडों का जो जाल था, एक इंफ्रा देने का पूरा उन्होंने काम किया। वाकई जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो स्वर्णिम था उत्तराखंड के लिए। आज जो जितनी भी बातें अभी प्रवक्ता महोदय रख रहे थे भाजपा की, जितनी भी सीएम साहब की मैं स्पीच अभी सुन रहा था,
आज जो स्थितियां हैं आपको बताऊं मैं ग्राउंड पे, अगर मैं कहता हूं इंप्लीमेंटेशन नहीं, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको एक 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश किए अपने 12 और 17 के बीच के कार्यकाल के, जो हमारे खरीद मूल्य तय हुए थे, वो सारी चीजें विपणन की जो हमने व्यवस्था की थी, आज ये विपणन का भाषण आज सीएम साहब दे रहे हैं एक मंदिर में जाके टेरी में कि हम लोग एक प्लान कर रहे हैं। अब आप स्वयं सोचिएगा क्या स्थिति राज्य की है, विकास शून्य की अगर मैं स्थिति बता रहा हूं। और आज आपको एक बात सबसे बड़ी बात यह कि ये सारी चीजें तो विजिबल है कि आज एक पूर्व मुख्यमंत्री और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आज ये कहां ले गए हैं महिला अपराध के क्षेत्र में। महिला अपराध में उत्तराखंड को मैं एक जननी मानता हूं। आज की जो स्थितियां इन्होंने क्रिएट कर रखी भाजपा ने, भाजपा का शासन इस समय, दिव्यदर्शनी जी, आज महिला अपराध की जो स्थितियां हैं, अब स्वयं आपके सामने सारी चीजें, अंकिता भंडारी है, आईएसबीटी वाला केस है आपके सामने, रुद्रपुर में जो नर्स जो लेडी जो है उसके साथ दुराचार होता है, आज जो स्थितियां हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है प्रदेश की, भाजपा शासित है, आज पूरी तरह से बेखौफ होकर बदमाश चल रहे हैं। तो ये स्थितियां क्रिएट हो रखी है भाजपा के शासन काल में, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब विकास की बुलंदियों को हम लोग छू रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ है। आज जो है जो पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारा पृथक राज्य आया था, पृथक राज्य जो मांगा गया था, दिव्यदर्शनी जी, बार बार इस बात को रखा जाता है कि उसके पीछे जो अवधारणा थी, उसके पीछे जो मूल में कारण था, वो ये था कि पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, उस तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उस तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, उस तक उसका जो बच्चा बेरोजगारी का दंश झेला उसको रोजगार उसको मिले, उसको अच्छा एजुकेशन मिले उसके बच्चे को। अगर इसके मूल में यह अवधारणा थी पृथक राज्य लेने के पीछे और पारंपरिक खेती को बढ़ावा मिले, वो किसान सरशब्द हो ये कह रहे हैं साहब सब कुछ हो गया है, मैं तो साहब अदरक भी उगा रहा हूं, मैं साहब ये भी सब्जियां, क्या स्थितियां इन्होंने बना रखी। भाई आपको नहीं हम कह रहे हैं, आप अगर अपने घर में ये सारी चीजें कर रहे हैं, उगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विपणन की जो व्यवस्था एक सरकार की तरफ से एक ढांचागत जो एक स्थितियां बनती हैं, कांग्रेस भी तो नारायण दत्त तिवारी का ही जिक्र करती है, उसके अलावा आप लोगों ने अगर उधम सिंह नगर दिया, अगर सिटकुल दिया, तो पहाड़ तक कौन पहुंचा? दिव्यदर्शनी जी नहीं, 12 और 17 के बीच का जो कार्यकाल है, बार बार मैं कहता हूं आपसे, विलेज टूरिज्म पे हम लोगों ने काम किया, हाइजीन बनाने का गांव को हमने काम किया निश्चित रूप से कि गांव हाइजीन वाले प्रवेश में आए, और वही भोजन टूरिस्ट चाहता है कि वो भोजन उसको पहाड़ी व्यंजन उसको परोसे जाए, और वहां की जो बेरोजगारी है, जो मास है इस समय पहाड़ में वास कर रहा है, दिव्यदर्शनी जी वाकई वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, वो सीमित संसाधनों के बीच अपना वास करता है, अपनी सारी व्यवस्थाएं जुटाता है। अगर सरकार वहां फोकस करती है, आप स्टेट प्लान से एक भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है, और यहां भाषणबाजी आप कर रहे हैं आपके जो मुखिया हैं भाजपा के कि नहीं साहब सब कुछ बिल्कुल सही है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग जो इस समय है वो आपके खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ अपना जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट करते हैं और बात रखते हैं अपने की वाकई इस समय महिला अपराध में नंबर 1 के दर्जे पे आप लोग आ चुके हैं। 9 इस समय राज्यों में प्रथम जो अब अव्वल दर्जे का इस समय नंबर है उत्तराखंड का है। इस चीज को कैसे भूला जा सकता है, आप स्वयं सोचिएगा। ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये इनकी उपलब्धि है सरकार की, भाजपा की। अब प्रवक्ता बोल रहे हैं साहब की नहीं जी हम तो बुलंदियों को छू रहे हैं। मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जय सिंह रावत जी आपके पास आऊंगी। जब सब कुछ हो गया, ऐसा लगता है इन सारी बातों से कि अब उत्तराखंड के पास क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद के अलावा कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि विकास तो सारा चल ही रहा है, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात पर चर्चा करें। ये दरअसल बहुत ही गंभीर बात है। होता क्या है कि आप सरकारों के अगर परफॉर्मेंस पर जब बात आती है तो फिर वो डाइवर्ट कर लेते हैं कि भाई देखो हम ये तो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हम तो देख रहे हैं पिछले 24 सालों से उत्तराखंड में यही तो देख रहे हैं। और सरकारें भी क्या करते हैं, चुनाव में देखो ना, चुनाव में क्या होता है। आप बोलो कि चुनावों में, मैंने अभी इससे पहले भी कहा था कि मतलब मंत्रिमंडल के गठन, मतलब केवल धामी जी का सवाल है, जितने भी जिन सरकारों की भी आई, अभी बात आई थी, शांति भाई कह रहे थे, उनका जिक्र आया मुन्ना सिंह चौहान का, इज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही उनको सुन रहे, विधानसभा जब बोलते थे तो बहुत गंभीरता से लोग सुना। उस आदमी को मिनिस्टर बनने के काबिल नहीं है। क्यों? तो जनजातीय क्षेत्र से। आपने पुनिया जी की किताब पढ़ी होती है, मैंने उसको एडिट किया है। क्या वेदना उन्होंने लिखी। पुनिया जी सीनियर मोस्ट लीडर थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? वही जात बिरादरी की बात होती है।
तो इस तरह की ये गंभीर विषय है। दूसरा, आजकल मैंने आपसे पहले भी कहा कि किस सरकारों को किससे खतरा, अपनों से खतरा है, अभी मैंने बोला है। और आजकल आप देखो, निर्दलीय विधायक उमेश सिंह तो विधानसभा में बोला 500 करोड़ का सरकार गिराने के लिए होगी। आम बात से सुन लो, रूलिंग पार्टी वालों की बात सुनते हैं कि साहब नहीं, कुमाऊं का ही हो रहा है, यहाँ की साहब चंपावत का ही हो रहा है, सब यही हो रहा है। कुछ जात बिरादरी की बात कर रहे हैं साहब, ब्राह्मणों को इग्नोर किया जा रहा है। इस तरह से बात करेंगे तो क्यों, कौन कर रहा है? कोई बाहर वाले कांग्रेसी थोड़ी कर रहे हैं, वो यहीं के लोग कर रहे हैं। स्वामी जी के लिए किसने कहा था ये बाहर उसके हरियाणा के हैं? कई कांग्रेसी ने तो नहीं बोला था। क्यों हटाया गया उनको? उसके बाद खनूड़ी जी को क्यों हटाया गया? निशंक जी को क्यों, किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया क्या? अच्छा, लेटेस्ट बात यू नो, उनका हरीश रावत जी को, वो भले बीजेपी को कहेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के 9 लोगों विधायकों ने वो षड्यंत्र जो था आपके अंदर, विजय बोगना एंड अदर्स जो सारे कर रहे थे उसका। तो सवाल वो आप इसको दाएं बाएं, उसकी गंभीर बात ये आ गई, राजनीतिक अस्थिरता भी इससे फैल, ये अपनी ही पार्टी, उनका इशारा जो है नहीं है, तो उनका कि उन्होंने जो इशारा करना था वो कर दिया जी, कि भैया मेरे को हटा के किस क्षेत्रवाद के नाम पर, वो टीवी में जाके समझने वाले समझ गए होंगे, और आम आदमी को भी समझना चाहिए कि ये कैसे चलेगा। इस तरह से अगर क्षेत्र के नाम पे, जात का नाम पर लोगों को सरकारें हटाई जाती रहेंगी तो ये सरकारें टिकेंगी नहीं कैसे। यहाँ कितने 13 मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण हो गए 24 साल में, इतने हो गए। हिमाचल की आप बातें कितने हुए? 6 मुश्किल से 6-7 नेता हुए। अरे 6 बार तो यही राजा साहब बने, वीरभद्र जी। वहां के लोगों का देखो ना, वहां का पॉलिटिकल कल्चर देखो, हमारा पॉलिटिकल कल्चर देखो, क्योंकि यहाँ अवसरवादिता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करो साहब। अरे साहब मैं तो ठाकुर हूँ, मेरे को टिकट यहाँ से मिलना ही चाहिए साहब, कि मेरी कम्युनिटी को आपने कितने दिया? अरे आप में काबिलियत क्या है, मेरे में काबिलियत क्या है, उस हिसाब से देखो ना आप। बिल्कुल। तो इस तरह से जब तक होगा तो ये सबके लिए है। ये बीजेपी वालों के अंदर के लिए भी जो कर रहे हैं कि इस समय धामी जी को हटा दिया जाए ताकि दूसरे को मौका मिल जाए, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप नुकसान किसका कर रहे हैं? प्रदेश का। ब्यूरोक्रेसी में मजाक टिड़का उड़ता है, अरे यार चलने, अब आजकल फिर वही हो गया, पता नहीं धामी जी कब तक है। ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, यही तो देखते रहते जी, अंदर खाने, हाँ जी सर, जी हजूर बोलेंगे, पीठ पीछे सब सारे वही किस्से होते रहे। भाई ये सरकार कब तक की है? अब जा रही है सरकार या नहीं जा रही है, तो लेकिन सोशल मीडिया में और जगह देखो, सारी चीजें वही आ रही है, बिल्कुल वही अस्थिरता की बात है। तो वो प्रदेश के हित में तो नहीं है, जिस दिन जाना वो हो जाएगा, लेकिन चर्चाओं से तो और होता ना, लोकतंत्र हमारा कमजोर होता है, और वो कमजोर इसलिए हो रहा है, इन संकीर्णताओं की वजह से हो रहा है। मुझे अफसोस है कि उन्होंने जात कहा, बिरादरी, सब कुछ कहा, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं कहा, जो कि धर्म के नाम पर, अच्छा यही नहीं कर रहे हैं साहब आप, मतलब एक जात का ईर्षा दूसरे, अरे देखो सब ब्राह्मण आ गए वहां, अरे सब ठाकुर आ गए साहब, सब मैदान के आ गए साहब, सब कुमैया आ गए साहब, ये व्हाट इज दिस? ये उत्तराखंड के लोग हैं, किस तरह से आप इस समाज को बांट रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो है इस तरह से बहुत डेंजरस है, इसमें धर्म को भी इनको जोड़ना चाहिए था, क्योंकि धर्म के नाम पर भी बहुत ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है, और ईर्षा एक दूसरे समाज के लिए, एक दूसरे फिरके के लिए ईर्षा पैदा की जा रही है। तो वो अल्टीमेटली हमारे मुद्दे है ना, इस राज्य को बहुत आगे जाना है। हमारी संभावना हिमाचल से भी आगे बढ़ने की है, कई क्षेत्रों में हिमाचल से हम आगे हैं, निश्चित रूप से हम आगे हैं। लेकिन हिमाचल क्या है, अभी कह रहे थे शायद किसी ने बोला है अभी कि उन्होंने कहा कि हम बहुत कंगाल हो गए हैं। निश्चित वो इसलिए पिछले साल कितने 10-12 हजार करोड़ तो पिछले साल का था, कि इतना नुकसान बर्बाद हो गया था हिमाचल प्रदेश पिछली बार, जो जितना डिजास्टर हुआ, जितना तबाह हो गया था उसको लेके पूरा, तो उसकी वजह से अब शायद वो वेतन भत्ते भी छोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ देख लो, हर बार जो है ना वेतन, जब तुम्हें देने वाले तुम्हें मांगते भी और खुद दे देते हो। बिल्कुल। विधानसभा में कौन पास करता है? तो इस तरह का जो कल्चर है हमारा जो है ना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी सर, और शांति प्रसाद भट्ट जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी।
भाई दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति यदि समाज में इतनी गंभीर बात बोल दे रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, तो ये स्वीकार रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने के लिए जातिगत जहर घोला जा रहा है। इसीलिए वो दर्द उन्होंने जो है मंदिर के प्रांगण में बोल दिया। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए रहते हुए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। गिरिराज जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। आदि बेदर्शनी जी, मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था वो वाकई एक हताशा हताशा को इंगित करता है। आज जो स्थिति है भाजपा की, इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है इनके कर्मों की वजह से। और दिव्य दर्शनी जी, इस समय कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष में है। असेंबली में हमारे 20 विधायक जो है डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा जो मेन मोटो है वो 2.5 वर्ष का जो अभी समय इनका लगभग 2.25 और 2.5 वर्ष का जो समय भाजपा के पास बचा हुआ है वो वाकई जाया ना जाए और वो अच्छे से जो है उसमें कुछ प्लानिंग्स भी आए और कुछ इस तरह का जो है माहौल क्रिएट हो और इनको जगाने का, जो सोई हुई स्थिति में सरकार होती है, सुप्तावस्था में होती है, इनको जगाने का कार्य जो है वो विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी करेगी निश्चित रूप से। सत्यवीर जी, शॉर्ट में फाइनल। दिव्य दर्शनी जी, जैसे ही मंदिर का नाम आता है कांग्रेस के अंदर बौखलाहट होती है और मंदिर ही एक ऐसा केंद्र है जहां से प्रेरणा ली जाती है, जहां से पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य को दिखता है, जहां से राज सत्ताएं चलती है, जहां से हर कोई अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आप देख लीजिए कि बांग्लादेश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आती है इस समय, तो सबसे पहले वो मस्जिद में तो ना गए, वो डाकेश्वरी मंदिर में गए, जिसका पुनरुद्धार भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कोरोना जैसी काल में जब पूरा विश्व सचेत हो गया कि ये क्या एकदम से हो गया, तब वहां व्हाइट हाउस में जो कहता है कि पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियां यहां से चलती है, वहां पर भी हमारे मंत्रों का उच्चारण हुआ और यही हरीश रावत की सरकार थी और यही इनके पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे जो कहते थे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वहां उन्हें हरिद्वार ग्रामीण में तो उसका लाभ मिल जाता है, मगर जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं अभी जय सिंह रावत जी ने कुछ बात बोली थी सर, उस पर ध्यान दें। फाइनल कमेंट। विकास मोटो नहीं, सतत विकास में आगे निकले, सतत विकास में हम आगे निकले। मेरी गांव मेरी सड़क योजना हमने बनाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना हमारी बनाई है। बोलने की आदत नहीं जा सकती, बोलने की जो आदत है वो आपकी नहीं जा सकती है, दूसरों को सुनना नहीं। अरे काउंटर करेंगे अगर गलत बोलेंगे आप, क्या काउंटर करोगे? सदन के अंदर आप नहीं रहते, सदन के आप आने जाते, जहाँ सवाल जवाब होते, उत्तराखंड की प्रगति की बात होती है, सदन में आप जहाँ तो काउंटर करना दिखते नहीं हो। आपने लाके फाइनल कमेंट का वक्त है, बहस का समय गया। पहले चुप जी प्लीज। देखिए, ये वास्तव में गंभीर बात है और मीडिया को इसको उछालना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए कि क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये सब जो है मुद्दों को भटकाने वाली बात है, ये सारी बंद हो जानी चाहिए। दूसरी बात, जैसे ये फेक नैरेटिव था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, फेक फ्रॉड था और वो अभी तक, अरे चुनाव हो गए, आप जीत गए तो जीत गए, अभी तक उस चीज को जिंदा वो कहाँ था, किसके उसमें था दृष्टि पत्र में, मेमोर उसके घोषणा पत्र में कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जय सिंह जी, उसके बाद हर बार वही हर बात फर्जी बात करना, उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया, उनके बाद पार्टी से निकाला गया, ये फेक नैरेटिव नहीं था। अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है वो कुछ बोल रहे हैं, कंक्लूड कर लेनी। कह रहे कि वो फेक नैरेटिव था, वो उनके प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनके प्रदेश उपाध्यक्ष थे और सहसपुर से ये आवाज उठी थी। फेक नैरेटिव था जो आज फेक नैरेटिव नहीं था। बहुत दुर्भाग्य की बात है और इस मतलब चैनल पर आज भी झूठ को फैलाते जाओ, मतलब दिस इज अनफॉर्चुनेट। ऐसे चले आते हैं प्रवक्ता, इनको जानकारी नहीं होती। आप ये बताइए, उनसे कांग्रेस पार्टी ने लिख के क्यों लिया? अगर फेक नैरेटिव था तो पार्टी से क्यों निकाला? मेरे से मत पूछो, अपने लोगों से। आप प्रश्न उठा रहे हो, प्रश्न आपने मैंने बोला था ना, अपने लोगों से आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की टिहरी में मंदिर प्रांगण से सीएम धामी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों से सजग रहने की जरूरत है जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जो यहाँ पर जातिवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता सजग हो गई है, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इशारा किस ओर था,
क्या कहना चाहते थे मुख्यमंत्री और किन लोगों को वो संबोधित कर रहे थे। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।